प्रणाम सभी भैया बहनों को। कक्षा 11वीं अध्याय 1 अर्थशास्त्र के इस तीसरे पीडीएफ में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम प्रश्न सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। तो सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा। सांख्यिकी शब्द की परिभाषा उसके दोनों अर्थों एक वचन व बहुवचन में निम्न प्रकार दी जाती है। सांख्यिकी शब्द की परिभाषा, सांख्यिकी शब्द हमें पढ़ने पर ही ऐसा समझ में आ रहा है कि ये एक वचन में है या बहुवचन में है ना। तो हम समझ रहे हैं एक वचन और बहुवचन में किस प्रकार से। पहले बहुवचन या आंकड़ों के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी के आंकड़ों की परिभाषा। मूल एवं केंडाल अर्थशास्त्रियों के नाम है। क्या है? मूल एवं केंडाल के अनुसार समंकों से तात्पर्य, दोनों अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा है? समंकों से तात्पर्य उन आंकड़ों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। क्या बोलते हैं दोनों? सांख्यिकी की परिभाषा आंकड़ों से है, समंकों की सांख्यिकी की परिभाषा है मूल एवं केंडाल के अनुसार समंक से तात्पर्य, समंक क्या है? संख्याओं का समूह। समंकों से तात्पर्य उन आंकड़ों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। जो भी आंकड़े सांख्यिकी में आते हैं वे आंकड़े पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। जैसे जनसंख्या का ही सर्वे कराया तो उसमें अमीर भी होगी जनसंख्या, गरीब भी होगी, नौकरी वाले भी होंगे, बेरोजगार भी होंगे, बीमार वाले भी होंगे, स्वस्थ वाले भी होंगे। अनेक कारणों से समंक प्रभावित होते हैं। दूसरा, प्रोफेसर बाउले के अनुसार, बाउले क्या बोलते हैं? बहुवचन सांख्यिकी के रूप में कि सांख्यिकी बहुवचन में आती है। प्रोफेसर बाउले के अनुसार, बाउले कहते हैं समंक अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों के संख्यात्मक विवरण है। तथ्यों क्या है? संख्यात्मक विवरण है जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक दूसरे से प्रत्येक आंकड़े संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। बीमारी के जो आंकड़े होंगे, स्वस्थ व्यक्तियों के भी आंकड़े होंगे। बेरोजगारी के आंकड़े होंगे तो रोजगार के साथ में भी माने जो है वह आंकड़े आएंगे। प्रोफेसर होरेंस सेक्राइट
के अनुसार समंक से हमारा अभिप्राय तथ्यों के उन समूह से है जो अगिनत कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं। एक उचित मात्रा की शुद्धता के अनुसार गिने या अनुमानित किए जाते हैं। किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक व्यवस्थित ढंग से एकत्र किए जाते हैं और दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब एक वचन या विज्ञान के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा। कुछ अर्थशास्त्री बोलते हैं कि सांख्यिकी एक वचन में है, समंक का एक ही बिंदु से अर्थ रहेगा। तो एक वचन या विज्ञान के रूप में सांख्यिक परिभाषा के तथ्य देखिए। बार्डिंगटन के अनुसार पहले अर्थशास्त्री आए एक वचन के रूप में बार्डिंगटन क्या कहते हैं? सांख्यिकी अनुमानों एवं संभाविताओं का विज्ञान है। संभाविताओं का विज्ञान है। दूसरा एक वचन के रूप में आए हैं प्रोफेसर सेलिगमैन क्या कहते हैं? सेलिगमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो ऐसे समंकों के संकलन, वर्गीकरण, प्रदर्शन तथा निर्वचन की पद्धतियों से संबंध रखता है, जो जांच के किसी क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए एकत्र किए जाते हैं। किसके लिए? ऐसे क्षेत्र पर प्रकाश डालते हैं, प्रकाश के लिए एकत्र किए जाते हैं, जो जांच के किसी क्षेत्र पर प्रकाश डालते हैं। तीसरा एक वचन के रूप में आते हैं कांस्टन एवं काउंडेन के अनुसार सांख्यिकी की संख्या संबंधी समंकों के संग्रह, सांख्यिकी की संख्या संबंधी समंकों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कांस्टन और काउंडेन क्या बोलते हैं कि सांख्यिकी संख्या संबंधी समंकों के संग्रह, यानी जैसे विज्ञान में हम आवश्यक सामग्री संग्रहित करते हैं। जब आवश्यक सामग्री संग्रहित हो जाती है तब हम विधि की ओर जाते हैं। विधि के द्वारा हम जो तत्व बनाने का बोला गया है वह तत्व है या नहीं, तो फिर उसकी गणना की ओर जाते हैं। तो ऐसे ही संग्रह, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और फिर हम आ जाते हैं उसके परिणाम पर, निर्वचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर सांख्यिकी की एक उचित परिभाषा निम्न प्रकार दी जा सकती है।
जितनी परिभाषा दी है उसके आधार पर यह परिभाषा दी जा सकती है कि सांख्यिकी एक विज्ञान एवं कला है। सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी है, जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समांकों के संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन एवं पूर्वानुमान से संबंध रखती है, ताकि निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। यहाँ पर लिख लेंगे प्राप्त किया जा सके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समंक से क्या आशय है? समंक क्या है? इसकी 3 विशेषताएं समझाइए। तो समंक का आशय होरेस सेक्राइट के अनुसार समांकों से हमारा आशय तथ्यों के समूह। समंक क्या है? तथ्यों का समूह। तथ्यों के समूह से है जो कि पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, जिनको अंकों में व्यक्त किया जाता है, जो कि गणना किए जाते हैं या शुद्धता के उचित स्तर के आधार पर अनुमानित किए जाते हैं, जिनको पूर्ण निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित ढंग से एकत्रित किया जाता है तथा उन्हें एक दूसरे से संबंध स्थापित करके रखा जाता है। समंक क्या है? तथ्यों का ऐसा समूह जो पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। जैसे अभी बताया, जनसंख्या का सर्वे करेंगे तो उसमें रोजगार संबंधी आंकड़े, रोजगार के साथ बेरोजगार आ जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े तो स्वास्थ्य के साथ अस्वस्थता के भी आंकड़े आ जाएंगे, है ना। शिक्षित आंकड़े लेंगे तो अशिक्षित कितने हैं उसके भी आंकड़े आ जाएंगे। तो अनेक कारणों से प्रभावित होंगे, यानी वो जनसंख्या का सर्वे अनेक कामों में काम आ सकता है। प्रभावित होंगे जिनको अंकों में व्यक्त किया जाता है। इन आंकड़ों काय में व्यक्त किया जाता है? अंकों में, है ना। अंकों में व्यक्त किया जाता है, जो कि गणना किए जाते हैं। बाद में जब जनगणना हो जाती है तब अलग अलग आंकड़े जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आंकड़े लिए जाएंगे, उसमें से उस उद्देश्य के आंकड़े इकट्ठे कर लेंगे, उनको जोड़ लेंगे, है ना, भाग दे देंगे सूत्र में रख करके। तो जो भी उद्देश्य है वह उद्देश्य मिल जाएगा। गणना किए जाते हैं या शुद्धता के उचित स्तर के आधार पर अनुमानित किए जाते हैं, जिनको पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित ढंग से एकत्र किए जाते हैं तथा उनके एक दूसरे से संबंध स्थापित करके रखा जाता है। समंकों की विशेषताएं क्या है? अगला आता है समंकों की, इसे नहीं लिखेंगे हम, है ना। समंकों की विशेषताएं क्या है? तो पहला, समंकों में केवल वे तथ्य शामिल किए जाते हैं जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। संख्यात्मक आंकड़े लिए जाएंगे, है ना। हम उनके बारे में इतिहास लिख करके क्या मतलब है? दूसरा, समंक तथ्यों के समूह के रूप में होते हैं। अकेली संख्या या तथ्य को समंक नहीं कहा जा सकता। समूह के रूप में लेंगे अकेली संख्या, एक मानव की क्या गणना करें? अनेक मानव होंगे तब उनमें भेद करने के लिए हम
आंकड़े एकत्रित करेंगे कि कौन कौन से गुण हैं, गुणों के आधार पर हम आंकड़े एकत्रित करेंगे। तीसरा, समांकों में केवल उन्हीं संख्यात्मक तथ्यों को शामिल किया जाता है जो अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर ही उनके सांख्यिकी विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। उपर्युक्त विभिन्न विशेषताओं के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि सभी आंकिक आंकड़ों को सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता, परंतु सारी सांख्यिकी को आंकड़े कहा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि यदि तथ्यों का कोई समूह सांख्यिकी है तो वह संख्यात्मक तथ्य अवश्य होगा, लेकिन प्रत्येक संख्यात्मक तथ्य का सांख्यिकी समांक होना आवश्यक नहीं है। संख्यात्मक प्राप्ति हो सके तथ्य सांख्यिकी तथ्य तभी होंगे जबकि वे समांकों की सभी विशेषताओं को प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न है, आर्थिक विश्लेषण में सांख्यिकी का क्या महत्व है? आर्थिक विश्लेषण में सांख्यिकी का महत्व। तो आर्थिक विश्लेषण में सांख्यिकी का बहुत महत्व है। सांख्यिकी के द्वारा सभी आर्थिक क्रियाओं का उचित अध्ययन एवं व्याख्या संभव है, चाहे वे क्रियाएं उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण या राजस्व किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। उपभोग के क्षेत्र में समांकों के द्वारा यह प्राप्त होता है कि आय व्यय किस प्रकार करना चाहिए, कैसे आय को प्राप्त करना चाहिए और कहाँ कहाँ उसे खर्च करना चाहिए, यह हमें आर्थिक विश्लेषण से प्राप्त होता है। उत्पादन के लिए किस किस साधन की कितनी कितनी आवश्यकता पड़ेगी, किसी कार्य को या किसी योजना को परिणाम रूप में लाने के लिए, उस योजना का नियोजन करने के लिए किस किस साधन की कितनी कितनी आवश्यकता पड़ेगी, विभिन्न वर्षों में उत्पादन की क्या मात्रा उत्पन्न की गई आदि बातों का ज्ञान सांख्यिकी से होता है। राष्ट्रीय आय तथा वितरण के संबंध में नीतियाँ सांख्यिकी की सहायता से ही बनाई जा सकती है। राष्ट्रीय आय तथा वितरण, राष्ट्रीय आय कहाँ कहाँ से प्राप्त की, किन किन स्रोतों से प्राप्त की और उनका नियोजन कहाँ कहाँ उस पैसे को निवेश करना है, वितरण कहाँ कहाँ करना है, इसके संबंध में नीतियाँ सांख्यिकी की सहायता से ही बनाई जा सकती है। अंत में राजस्व के क्षेत्र में भी सांख्यिकी से यह पता लगाया जा सकता है कि समाज के किस वर्ग की कितनी कर क्षमता है, टैक्स देने की क्षमता कितनी है, किन किन वस्तुओं तथा व्यक्तियों पर टैक्स यानी कर लगाना चाहिए, कर की मात्रा कितनी होनी चाहिए आदि बातें समांकों की सहायता से पता चलती है। प्रणाम। अगले भाग में हम पढ़ेंगे मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषाओं में अंतर। मार्शल कल्याण संबंधी परिभाषा और रॉबिन्स की परिभाषा इच्छाओं संबंधी। प्रणाम।